नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे सीसीआरएच रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो सीसीआरएच क्या होता है? ये है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पोस्ट हैं वो है रिसर्च ऑफिसर की, स्टाफ नर्स की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, स्टेनोग्राफर की, एमएलटी की और अदर कई सारी पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पर वो है 90। इसमें आपकी जो सैलरी है वो 19,900 रुपए से शुरू होकर के 1,77,500 रुपए तक रहने वाली है, जो कि वेरी करेगी पोस्ट वाइज। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन। तो इसमें आपकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में जहां भी सीसीआरएच के इंस्टीट्यूट्स होंगे या यूनिट्स होंगी वहां पर आपको दी जा सकती है। एप्लीकेशन जो है इसके वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। और अप्लाई करने का मोड जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है। अब देखिए, अब अगर बात करें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो देखिए, रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी के लिए 12 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से रिसर्च ऑफिसर इंडोक्रिनोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है। रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए भी आप देख सकते हैं कि एक वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए 3 वैकेंसीज हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एक वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है। टोटल 27 वैकेंसीज हैं, तो आपका फोकस यहीं पर होना चाहिए। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के लिए भी आप देख सकते हैं 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फर्मेको गेनोसी के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है। इसी तरह से स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं 9 वैकेंसीज हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी के लिए भी देखिए 28 वैकेंसीज हैं। तो इनके लिए भी देखिए अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। इसी तरह से जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एक वैकेंसी है और जूनियर स्टीनोग्राफर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पर हो जाएंगी 90। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, जितनी भी यहाँ पर एज लिमिट और क्वालिफिकेशन मांगी जाएंगी वो सब क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 नवंबर 2025 उसके लिए जो है कट ऑफ डेट रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी के लिए यहाँ पर आपने एमडी किया होना चाहिए होम्योपैथी में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसी तरह से रिसर्च ऑफिसर इंडोक्रिनोलॉजी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में जूलॉजी से, या फिर आपने एम फार्मा किया हो फार्मेकोलॉजी से। रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए आपने एमडी किया हो पैथोलॉजी से किसी एमसीआई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। इसी तरह से असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्मेको गनोसी की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस में, बॉटनी में या फिर मेडिसिनल प्लांट्स में, या फिर आपने एम फार्मा किया हो फार्मेकोगेनोसी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बीएससी ऑनर्स किया हो नर्सिंग में, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने इन दोनों में से कुछ नहीं किया है तो फिर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में जीएनएम और किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में यानी कि आपने जीएनएम किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी, इसके लिए आपने बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जूनियर लाइब्रेरियन की बात करें तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो लाइब्रेरी साइंस में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी शॉर्ट में बोलते हैं जेएमएलटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10+2 यानी 12th पास किया हो साइंस से, और डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो होम्योपैथी फार्मेसी में कम से कम 1 साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सरे टेक्नोलॉजी का, और वो भी मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन का। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th क्लास पास होना चाहिए, और आपके पास स्किल टेस्ट जो है उसके लिए भी आपके पास क्वालिफाई नॉर्म्स होने चाहिए। लोअर डिवीजन के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसी तरह से ड्राइवर के लिए आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि आपको 8th पास होना चाहिए, और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल्स का। लाइट का व्हीकल का भी होना चाहिए और हैवी व्हीकल का होना चाहिए, तभी आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एक्सपीरियंस की, तो देखिए, रिसर्च ऑफिसर इंडोक्रिनोलॉजी में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, रिसर्च का या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर मास्टर डिग्री। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स के लिए आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसी ऐसे अस्पताल में जो कि 50 बेड वाला हो। और स्टाफ नर्स जीएनएम के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जूनियर लाइब्रेरी के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी का। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जीएमएलटी के लिए आपके पास 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सरे प्लांट को हैंडल करने का। और ड्राइवर के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस की। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। रिसर्च ऑफिसर सभी स्ट्रीम जितने भी रिसर्च ऑफिसर हैं उनके लिए 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज के लिए 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टाफ नर्स या फिर रिसर्च ऑफिसर के लिए 30 साल या उससे कम होनी चाहिए। इसी तरह से जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जेएमएलटी के लिए 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से जूनियर लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन ड्राइवर के लिए 25 साल या उससे कम होनी चाहिए आपकी एज। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें तो देखिए अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी को 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल का अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी से हैं तो उनको 13 साल का, और अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी एसटी से हैं तो उनको 15 साल का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक्स सर्विसमैन है उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के तहत एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। जैसे कि रिसर्च ऑफिसर की जो पोस्ट है उनके लिए पे लेवल 10 की सैलरी रखी गई है, जो कि 56,100 रुपए से लेकर के 1,70,500 रुपए तक रहती है। इसी तरह से असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए सैलरी जो है वो 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए। इसी तरह से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज एंड जूनियर लाइब्रेरी के लिए 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400। फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और जेएमएलटी के लिए 29,200 रुपए से लेकर 92,300। जूनियर स्टीनोग्राफर के लिए 25,500 रुपए से लेकर के 81,100। और लोअर डिवीजन क्लर्क और ड्राइवर के लिए 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए तक रहने वाली है। इसमें आपको डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलायंस और एनपीएस की भी सुविधा मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए ग्रुप ए की जो पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर की जो पोस्ट है, उनके लिए आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। ये ऑनलाइन सीबीटी होगा। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। और जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो 1:3 के रेशियो में किए जाएंगे या फिर 1:5 के रेशियो में किए जाएंगे। अर्थात एक वैकेंसी के लिए या तो 3 कैंडिडेट चुने जाएंगे या फिर एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट जो है चुने जाएंगे और उनको उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। अब बात कर लें ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए, तो इसमें भी देखिए सीबीटी होगा। इसमें 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और जो लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा आफ्टर सीबीटी। सीबीटी के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट किया जाएगा। और जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा नेचर में, और स्किल टेस्ट के मार्क जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, जबकि जो आपका सीबीटी है उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें निगेटिव मार्किंग की, तो देखिए जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, चाहे वो ग्रुप ए के हों, बी के हों या सी के हों, इन पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 मार्क्स की। अर्थात एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर आपके 0.25 मार्क्स जो हैं काट लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की। तो देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो स्किल टेस्ट होना है, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा। इसमें आपकी स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में, और इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। इसी तरह से जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको डिक्टेशन टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की। और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपको कंप्यूटर पे करनी होगी इसकी, और इसके लिए आपको 50 मिनट्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, आपको 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 65 मिनट हिंदी के लिए जो है टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट के बारे में। तो ये पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। और ये दोनों जो स्किल टेस्ट हैं ये आपको क्वालिफाई करने हैं, इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाई करना इनको अनिवार्य है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और यहाँ पर ये सारे मैंने स्टेप लिख दिए हैं। स्टेप को पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देना है, तो आप वहां से जाकर के डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस अब देखिए इसमें अगर डेट की बात करें तो 5 नवंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 26 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। शाम के 6 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। और 26 नवंबर ही लास्ट डेट है फी पेमेंट की। एग्जाम की डेट जो है वो आपको बाद में नोटिफाई करी जाएगी। फीस की बात करें तो देखिए अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1,000 रुपए फीस रखी गई है, और ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपए फीस रखी गई है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैटेगरी के लिए चाहे ग्रुप ए के लिए अप्लाई करें चाहे ग्रुप बी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।